हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड के लेक्चर्स को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने SN1 क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और SN1 की सारी डिटेलिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं उसको लिंक कर दूंगा, आप लोग उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिएगा, आप लोग को आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो क्या है हम लोग का टॉपिक आज का? SN2। ठीक, SN2। ठीक, SN2 का क्या मतलब है? पहले तो फुल फॉर्म, जैसे SN1 क्या था? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह SN2 क्या है आपका? SN2 आपका है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 को कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है क्या है? बायमोलिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो रिएक्शन का रेट है वो आपके रिएक्टेंट एज वेल एज जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि यहां पे जो आपका रेट है, ठीक है, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके एल्किल हैलाइड के। ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट होगा, या फिर एल्किल हैलाइड नहीं, कोई भी कंपाउंड जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो वो। बेसिकली हम लोग जो एल्किल हैलाइड के उसमें पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे मैंने एल्किल हैलाइड बोला। ठीक है, जरूरी नहीं है एल्किल हैलाइड ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे, और भी कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्योंकि एल्किल हैलाइड का चैप्टर है तो एल्किल हैलाइड पे और किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, ये किस केस में? ये होता है SN2 के केस में। ठीक है, किस केस में? SN2 के केस में। अगर आपको याद हो, अगर आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो, तो जो SN1 का रेट था, ठीक है, SN1 का रेट था वो क्या था? SN1 का रेट था सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता था, राइट? इसीलिए उसको क्या कहते थे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता था। वो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है आपका SN1। लेकिन SN2 इस पे डिपेंड करता है। कैसे करता है अभी वो सब आगे पढ़ेंगे, ये बेसिकली बेसिक है स्टार्टिंग का। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, SN2। इसका मतलब SN2 रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कौन सी? SN2, क्योंकि वन ऑर्डर इसका, वन ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का, तो 1 + 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है आपकी SN2। SN1 किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं SN2 मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म बेसिकली देखो, जैसे मैं कंपेयर करके बताता हूं, तो जैसे SN1 था, SN1 आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म थी। फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन बनता था। दूसरे स्टेप में उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट? यहां क्या होता है? यहां ये कंसर्टेड रिएक्शन होती है, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसे होता है? इसमें क्या होता है? आपका जैसे एल्किल हैलाइड है, एक जनरल अगर रिएक्शन में लिखूं, आपका ये एल्किल हैलाइड है और यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, क्या होगा? आपका ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ठीक, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से इस पे अटैक करेगा। तो बेसिकली यहां इंटरमीडिएट नहीं बनता। जैसे आपका SN1 में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है विच इज एन इंटरमीडिएट। यहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा बैक साइड से। क्यों बैक साइड से वो भी बताऊंगा, फिलहाल के लिए बैक साइड से। तो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ ये, ऑलराइट, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि 10 की पावर -18 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -18 सेकेंड्स के लिए रहती है। ठीक, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फिर क्या होगा? फिर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल R+X-। ठीक है, तो बेसिकली SN2 में ये होता है। ठीक, ये उसकी मैकेनिज्म भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि
ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक, इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये इस पे पीछे से अटैक करता है, ठीक है। तो आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद आपका ये डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली ये होती है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। इस तरीके से SN2 होती है, ठीक, इतना नोट कर लो, ठीक। इसके आगे फिर बात करते हैं, चलो। अगर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें, ठीक है, SN2 का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसका कुछ ऐसे होगा, ये क्योंकि सिंगल स्टेप है ना, कंसल्टेड है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक ही हम लोग को हीप मिलेगी, ठीक है, एक ही पीक मिलेगी, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो रिएक्शन आपकी इधर रहेगी इस एक्सिस पे, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे रहेगी। तो बेसिकली बनेगा कैसे, बनेगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहां पे आपका होगा रिएक्टेंट, यानी कि RX एंड प्लस न्यूक्लियोफाइल, यहां आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, न्यूक्लियोफाइल RX, राइट, यहां आपका प्रोडक्ट है न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 मैकेनिज्म का, ठीक है। सिंगल स्टेप है, ठीक है, एक ही आपको पीक मिलेगी जिसमें यहां आपका रिएक्टेंट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, और ये आपका फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई, तो मैकेनिज्म बता दी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दिया। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की इसकी, ठीक है, इतना नोट हो गया। चलो अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है। जैसा मैंने आप लोग को, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है, ठीक है। देखो क्या हुआ कि SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में आपका एल्किल हैलाइड था, राइट, वो आपका बना रहा था कार्बोकैटायन, ठीक, प्लस X माइनस, ठीक। फिर आपका कार्बोकैटायन जो था वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता था और आपका प्रोडक्ट देता था, ये होता था। तो जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बोकैटायन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब कि वो प्लेनर होता है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो उस पे ऊपर से नीचे से हर जगह से अटैक हो सकता है। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल की तरह बताया था कि अगर ये आपका कार्बोकैटायन है, ये हाथ एक प्लेन में, तो यहां से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, यहां से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, राइट, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इसलिए आपको रेसमाइजेशन मिलता है विद सम इन्वर्जन, राइट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म में आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा, आपका कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, जो आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक, जो आपका एल्किल हैलाइड है उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे रहा है ना, उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बना के प्रोडक्ट दे रहा है आपको। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आप लोग को और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका CH3 CH2 Cl है मान लो, ठीक है, राइट, और हमने न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं OH माइनस ले लेते हैं, ठीक, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेते हैं। अब देखो बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, इस तरफ से जहां से Cl निकलेगा, राइट, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बार Cl पूरी तरह टूटा नहीं, राइट, वहां तो कार्बोकैटायन बन जाता था, पूरी तरह Cl हट गया तो वो फ्री आपका आयन बचा जिसपे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। यहां पे Cl हटा तो नहीं, ठीक, तो इसलिए OH माइनस यहां से अटैक कर नहीं सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस उसको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो वो क्या करता है, वो पीछे से अटैक करता है, ठीक है, वो पीछे की साइड से जाके अटैक करेगा और इधर से Cl निकाल देगा और OH लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। इन्वर्जन कैसे मिलता है तो वो भी आप लोग को दिखाता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू। जैसे आप मान लीजिए कार्बन है, ठीक, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे CH3 है,
ऑलराइट, और ये आपका हो जाएगा, यहां मान लेते हैं C2H5 है, ठीक, और जो ये है आपका वेज वाली पोजीशन, ठीक, वेज वाली पोजीशन पे मान लेते हैं हमारा लगा हुआ है ब्रोमीन, ठीक, ये लगा हुआ है। हालांकि ये वाला नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी देना ज़्यादा ठीक रहेगा। सेकेंडरी तो है, ठीक है, चलो कोई ना, ठीक, सेकेंडरी भी देता है, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो ये आपका है, ठीक, ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। देखो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, राइट, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे नंबरिंग करते हैं हम लोग। ये सेकेंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, राइट, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। सो आपका ये आपका है क्या है, रेक्टस है। तो रेक्टस, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन इसकी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर है। जब इस पे OH माइनस अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म के तहत, वो आपका ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट देगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या होगी, 1 2 3, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा S, यानी कि सिनिस्टर, ठीक है, S कॉन्फ़िगरेशन देगा, राइट। तो SN2 मैकेनिज्म जब होती है तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो OH माइनस है वो बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ब्रोमीन अभी डीअटैच तो हुआ नहीं, आपका एल्किल हैलाइड है, उसी पे OH माइनस अटैक करेगा। तो फ्रंट साइड से अटैक करने से नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, तो इसलिए वो बैक साइड से अटैक करेगा और हम लोग को इन्वर्जन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे मैंने रेक्टस लिया था, आर लिया था, आर कॉन्फ़िगरेशन का आपका एल्किल ब्रोमाइड लिया था, तो हम लोग को एल्कोहल मिला एस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट। रेक्टस था, रेक्टस से हम लोग को सिनिस्टर मिला। अगर सिनिस्टर लिया होता हम लोगों ने तो हम लोग को रेक्टस मिलता, ठीक है। इसी को कहा जाता है, जो ये हुआ है, ठीक है, इसी को कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक, इसी को कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। तो SN2 में बेसिकली अभी तक क्या क्या समझ में आया। सबसे पहली बात, कंसर्टेड रिएक्शन होती है, यानी कि वन स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तीसरी चीज, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक सिंगल आपकी पीक मिलेगी। चौथी चीज, आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये हो गई इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गई आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस चीज की, SN2 मैकेनिज्म की, ठीक, नोट कर लो। चलो, तो बात हो गई अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी। अब एक बार मैं देख लेता हूं और क्या बचा हुआ है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग पे, और ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें, ये आप लोग को मैंने बता दिया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, राइट, ठीक। अच्छा, और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ना कि R से S मिल रही है, ये प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है। जो R से हम लोग को S मिल रहा था ना, ये चीज़ हम लोग को प्रैक्टिकली मिली देखने को। तो प्रैक्टिकली मिली देखने को, तभी हम लोग ये चीज़ कंफर्म कर पाए कि जो हम लोग ने मैकेनिज्म प्रपोज करी है, जिसमें आपका जो आपका ये एल्किल हैलाइड है, जिसपे न्यूक्लियोफाइल आपका पीछे से अटैक कर रहा होता है, ये चीज़ कंफर्म हो पाई। क्योंकि अगर पीछे से अटैक ना कर रहा होता तो हम लोग को इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता। और दूसरी एक और चीज़ जो आप लोग को समझनी चाहिए कि अगर मैं SN1 की बात करूं, ठीक है, तो SN1 में क्या था, SN1 में हम लोग को रेसिमाइजेशन मिल रहा था विद सम इन्वर्जन, ठीक है, ठीक, क्या मिलता था SN1 में, हम लोग को क्या मिलता था, SN1 में मिलता था रेसिमाइजेशन प्लस इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन प्लस इन्वर्जन, है ना। क्यों, यहां पे रेसिमाइजेशन किस वजह से मिलता था, क्योंकि हम लोग का कार्बोकैटायन बन रहा था, ठीक, इसकी वजह से रेसिमाइजेशन मिल रहा था हम लोग को, ठीक। इन्वर्जन क्यों मिल रहा था, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने से पहले आपका एल्किल हैलाइड आयनिक पेयर में मौजूद था, ठीक है, आयनिक पेयर में मौजूद था, राइट। तो आयनिक पेयर में मौजूद होने की वजह से क्या हो रहा था, यहां पे अभी X है, तो X क्योंकि है
तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है, वो पीछे से अटैक करता है, राइट। इसलिए हम लोग को इन्वर्जन मिल रहा था। सेम यही केस आपका SN2 में भी है। क्या है? SN2 में भी सेम यही केस है, बस फर्क इतना है कि आयन पेयर की जगह एल्किल हैलाइड होता है पूरा। ठीक, क्या होगा कि आपका ये है, राइट, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जो कि इधर से अटैक करेगा, तो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल डॉटेड, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी SN2 की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो ये है नीचे वाला पोर्शन, ये आपका SN2 का है। ठीक, अगर आप देखो मैंने जो बताया था आपको SN1 में कि SN1 में भी इन्वर्जन देखने को मिलता है, तो SN1 में इन्वर्जन कैसे क्यों मिलता है देखने को? क्योंकि कार्बोकैटायन बनने से पहले वो एक आयन पेयर के फॉर्म में रहता है। आयन पेयर की वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि X अभी भी प्रेजेंट है तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही होती है। ठीक है, तो वो बैक साइड से अटैक करता है। सेम यही चीज SN2 में भी हो रही है। SN2 में भी यही होता है, क्योंकि आपका एल्किल हैलाइड निकला नहीं है, आपका हैलाइड निकला नहीं है, तो यहां फ्रंट साइड से इस तरफ से अटैक जो है, इस तरफ से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। पॉसिबल कौन सा अटैक हो पाता है? पीछे से अटैक पॉसिबल होता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बन के तब आपका फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है तो हम लोग को इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन मिलने का मतलब कि अगर R कॉन्फ़िगरेशन का था आपका मॉलिक्यूल, तो वो S में हो जाएगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो S का होगा। अगर S कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो हम लोग को R मिलेगा। ठीक है, रेक्टस का होगा तो सिनिस्टर मिलेगा, सिनिस्टर का होगा तो रेक्टस मिलेगा। ठीक है, ये थी बेसिकली SN2 के बारे में चीजें। अब बात कर लेते हैं, तो मेन मैकेनिज्म देख ली, एनर्जी प्रोफाइल देख लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहला फैक्टर है जिस पे SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करेगा वो है आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करता है आपका, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करेगा? अब देखो SN1 में एल्किल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करता था कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना आसानी से आपका SN1 मैकेनिज्म होगी। तो उसके बेसिस पे जो हम लोग का ट्रेंड था वो क्या था, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर आपका मिथाइल वाला। ठीक, ये आपका ट्रेंड था SN1 के लिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये चीज तो है नहीं, यहां पे कार्बोकैटायन तो बन नहीं रहा है। ठीक, तो अब इसमें ट्रेंड कैसे पता करेंगे? इसमें ट्रेंड इस तरह पता करेंगे कि जैसा मैकेनिज्म के थ्रू ट्रेंड पता होता है इसका। कैसे कि जैसे मैंने आप लोग को बताया, क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पीछे से, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पीछे से क्योंकि X जुड़ा हुआ है, X स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। नाउ द थिंग इज, ऐसा एल्किल हैलाइड अगर हुआ जिसका ये जो R ग्रुप है अगर ये बल्की हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी तो अटैक नहीं कर पाएगा। बात है कि नहीं? अगर जो आपका R है वो बल्की ग्रुप हुआ तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आपका CH3, ठीक, CH3 ले लेते हैं एक और, चलो ये है। ठीक, CH3 CH2 ये है और ये है। ठीक, इन तीनों में अगर आप देखो वेरिएशन किसका है, सिर्फ आपके R ग्रुप का, यानी कि एल्किल ग्रुप का। यहां पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ठीक है, यहां पे इथाइल ग्रुप है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, राइट। अच्छा, अब बताओ इन तीनों में से कौन SN2 सबसे अच्छा देगा? ठीक, इन तीनों का जो ऑर्डर आएगा SN2 मैकेनिज्म की अगर रिएक्टिविटी का देखें तो वो ऑर्डर ये होगा।
सबसे ज्यादा ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखो एल्किल ग्रुप आपके बल्की होते जा रहे हैं, राइट। यहां पे न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना है, सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, राइट। हाइड्रोजन छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यहां पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी है जो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगा। ऑफ कोर्स मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, राइट। यहां पे इस कार्बन पे अटैक होगा, है ना, तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक ही हाइड्रोजन है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से आपकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा SN2 का वो ये आएगा, सबसे ज्यादा ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एल्किल हैलाइड जो है वो कौन से एल्किल हैलाइड है जो सबसे अच्छा SN2 देंगे? आपके मिथाइल वाले, फिर आएगा प्राइमरी, ठीक, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी, ठीक है। समझ में आई बात? टर्शरी तो देता ही नहीं है SN2 वैसे, लेकिन फिर भी अगर ऑर्डर लिखा जाए तो क्या आएगा ऑर्डर? आपका आएगा सब मिथाइल वाले, राइट, मिथाइल, फिर आएगा आपका प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी, राइट। ये आपका ऑर्डर होगा। यहां ऐसे करके इंक्रीज, ऐसे करके डिक्रीज कर रही होगी रिएक्टिविटी, ठीक है, ऐसे इंक्रीज कर रही है। मिथाइल वाला सबसे ज्यादा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फिर प्राइमरी करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर टर्शरी करेगा। समझ में आई बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने में। इसीलिए ये सबसे आसानी से दे देगा SN2, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये सबसे खराब, राइट। चलो, तो पहला फैक्टर जिसपे SN2 आपका डिपेंड करता है वो होता है आपका कौन सा एल्किल हैलाइड है, तो ये उसका ऑर्डर हो गया, ठीक। चलो, पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जिसपे आपका SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है वो होता है आपका लीविंग ग्रुप, राइट, लीविंग ग्रुप। दूसरा क्या होता है आपका? लीविंग ग्रुप। तो बेसिकली जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्या हो रहा था? RX न्यूक्लियोफाइल, राइट, यहां से ऐसे और ये ऐसे, राइट। फिर आपकी ट्रांजिशन स्टेट थी और फाइनली आपका प्रोडक्ट प्लस X माइनस। तो आखिर में देखो क्या हुआ, X तो निकल गया ना, X तो निकल गया, तो बेसिकली क्या होगा? X निकल गया तो इसका मतलब ये जितनी आसानी से निकल जाएगा उतनी आसानी से आपकी मैकेनिज्म हो जाएगी, राइट। जितनी आसानी से आपका X निकल जाएगा उतनी आसानी से SN2 हो जाएगा। यानी कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी आसानी से आपका ये हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके R के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतनी अच्छी SN2 मैकेनिज्म, ठीक। तो दूसरा चीज जिसपे SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करती है वो है आपका लीविंग ग्रुप। SN1 मैकेनिज्म भी लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, वैसे आप लोग समझ भी गए होंगे क्यों करती है। तो जितनी आसानी से X निकल जाएगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर पाएगा, राइट। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और आपका फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना अच्छा SN2 मैकेनिज्म। अगर हैलाइड्स का देखा जाए तो हैलाइड्स के केस में जो ऑर्डर आता है, हैलाइड्स के केस में ऑर्डर आता है ये, ठीक। आयोडीन बहुत बड़ा होता है, साइज काफी बड़ा होता है उसका, तो जो आपका CI बॉन्ड बना है ना ये काफी वीक होता है, CI बॉन्ड काफी ज्यादा वीक होता है, ठीक है। इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 5p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? 2p 3p 4p 5p, हाँ, इसका कार्बन का 2p ऑर्बिटल और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल ओवरलैप करके तब ये सिग्मा बॉन्ड बना होता है, ठीक है। तो साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इनका बॉन्ड काफी वीक होता है, तो आई का निकलना आसान होता है, ठीक है। ब्रोमीन के केस में क्या होगा? ब्रोमीन के केस में 2p ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं, 5p से छोटा है 4p ऑर्बिटल, तो इसकी तुलना में आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, आयोडीन की तुलना में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है,
ठीक है, यहां क्या होता है 2p और 3p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है, और यहां पे आपका 2p और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। उससे कम ये, उससे ज्यादा आसानी से इसको तोड़ सकते हो, इसको सबसे ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हो, क्योंकि ऑर्बिटल्स के बीच का साइज डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, तो वीक बॉन्ड होता है। अच्छा, वीक बॉन्ड होने से क्या हुआ, आई आपका आसानी से निकल जाएगा, राइट। वैसे ही ब्रोमीन का बॉन्ड भी वीक है, ब्रोमीन आसानी से निकल जाएगा, तो जब आसानी से निकल गया तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक भी कर पाएगा, राइट। तो SN2 फैसिलिटेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप पे कैसे SN2 डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर पे, जो कि है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे SN2 कैसे डिपेंड करती है। तो देखो SN1 में क्या था, SN1 में न्यूक्लियोफाइल पे SN1 न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, क्योंकि जो उसका मेन स्टेप था, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वो आपका ये था, राइट, वो आपका ये था। दूसरा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं था, जिसमें कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो मेन स्टेप है जिस पे SN1 डिपेंड करती है वो ये है। ठीक, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, राइट। यहां न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, तो सिंपली हेटेरोलिटिक फिजन है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है उस रिएक्शन में। समझ रहे हो आप, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है कार्बोकैटायन कितनी आसानी से बना ले रहे हो। ठीक है, कार्बोकैटायन अगर आसानी से बना लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे जो रेट होता है SN2 का, जो रेट होता है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, आपके एल्किल हैलाइड पे प्लस आपके न्यूक्लियोफाइल पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन थी, राइट, वन स्टेप रिएक्शन थी। न्यूक्लियोफाइल RX ये है, राइट। तो इस पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी, और एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है SN2। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 के उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगा। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उतनी ज्यादा SN2 फेवर करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी आसानी से एल्किल हैलाइड पे अटैक कर पाएगा। समझ रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब उसके पास काफी ज्यादा टेंडेंसी है अपने लोन पेयर डोनेट करने की। समझ रहे हो, तो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो वो ज्यादा आसानी से एल्किल हैलाइड पे अटैक कर पाएगा और हम लोग और SN2 को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा SN2 मैकेनिज्म, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल उतना खराब SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसका एक ट्रेंड भी है आपका न्यूक्लियोफाइल का, वो मैं आप लोग को लिख देता हूं। ठीक है, कि मतलब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, मैं बुक वाला ही लिख दे रहा हूं। ठीक, तो आपका हो जाता है जो ट्रेंड है वो HS-, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, जो कि सिमिलर होता है CN- के, राइट। फिर आता है आपका आयोडीन माइनस, फिर आता है आपका CH2, CH3, CH2O-, फिर आता है आपका OH-, फिर आता है आपका ब्रोमीन माइनस, फिर आता है आपका C6H5O-, राइट, फिर आता है आपका Cl-, फिर आता है आपका CH3 होल थ्राइस N, राइट, फिर आता है आपका CH3COO-, फिर आता है आपका F-, फिर आता है आपका वाटर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का ट्रेंड है बेसिकली। समझ रहे हो, रिएक्टिविटी का, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड है, जो आपका थायो वाला जो है ये, और साइनाइड वाला।
ठीक है, ये दोनों काफी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर आप ये यूज करते हो आपकी SN2 काफी हद तक फेवर करेगा। फिर आयोडीन माइनस, मैंने आपको बताया था, ठीक, कि जितनी आसानी से लोन पेयर दे दे उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। आयोडीन का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर आसानी से दे पाएगा। फिर आपका इथॉक्सी, फिर आपका हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ठीक है, ये क्लोराइड, ट्राइमिथाइल अमीन, राइट, एसीटेट आयन, फ्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेंड है रिएक्टिविटी का ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स और करते करते वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह बेसिकली SN2 नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, ठीक। इसको रब कर रहा मैं। चलो, अब जो फाइनल पॉइंट है जिस पे आपका SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करती है वो होती है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या होती है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है आपका SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। देखो SN1 में क्या था? SN1 में हम लोग कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। क्या प्रेफर करते हैं हम लोग प्रेफर करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS, राइट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो गया आपका, इथेनॉल हो गया आपका, है ना, ऐसे ही करके कई सारे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम लोग प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स? उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसमें इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग का देखो जो SN1 में जो मेन स्टेप था उसमें हम लोग के दो चीजें बन रही थी, एक तो कार्बोकैटायन बन रहा था और X माइनस बन रहा था, ठीक है। हमारी पूरी SN1 मैकेनिज्म सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि हम लोग कार्बोकैटायन कितनी आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो कार्बोकैटायन से बनाना ही काफी नहीं होता है, राइट। कार्बोकैटायन स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है, कार्बोकैटायन आपका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या चीजें थी? पहली चीज कि टर्शरी बने तो बहुत अच्छा, या फिर बेंजाइलिक बने तो और अच्छा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होके आपका काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरी चीज क्या है? हम लोग सॉल्वेंट के थ्रू भी उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। सॉल्वेंट के थ्रू कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? कि जैसे वाटर है, ठीक, वाटर में क्या है? वाटर पे आपका ये है आपका वाटर, राइट, तो 2 डेल्टा नेगेटिव आएगा इधर। तो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, राइट। ऐसी और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इधर से भी घेरेगा, इधर से भी घेरेगा, ठीक, चारों तरफ से घेर लेगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, और सेम चीज यहां भी हो रही है। देखो आपका क्या था? C और X, ठीक, ये टूट के ये बन रहा है C प्लस और X माइनस, समझ रहे हो? CX टूट के ये बन रहा है, तो ये कितनी आसानी से टूटेगा ये चीज डिपेंड करती है कि जो उसके आयंस जो बन रहे थे वो कितने ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। अगर वो काफी ज्यादा स्टेबल है तब इसको आसानी से तोड़ सकते हो। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारा कार्बोकैटायन और जो X माइनस है वो दोनों स्टेबलाइज हो, ठीक है। कार्बोकैटायन तो स्टेबलाइज अगर हो रहा है, X माइनस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो ये जो X है ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे देखो वाटर जो है वो आपके कार्बन प्लस को यानी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। इसी तरह जो X माइनस है उसको स्टेबलाइज कर रहा है आपके हाइड्रोजन्स वाटर के, क्योंकि इन पे डेल्टा पॉजिटिव है, इन पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये इंटरेक्शन करके ये X माइनस को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। ऐसी वाटर मॉलिक्यूल्स और भी इधर इधर होंगे, इस तरह करके स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आगे जाके भी कार्बोकैटायन और उसका जो एनायन बना वो आपका यानी कि हैलाइड आयन जो बना वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर देता है, कार्बोकैटायन बनाना आसान कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कोई सेम चीज हम लोग SN2 में भी करेंगे सॉल्वेंट चुनते टाइम, ठीक। क्या कि देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN2 में हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में? दो रीजन। पहली चीज, आपका एल्किल हैलाइड कार्बोकैटायन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक, तो पोलर प्रोटिक का कोई यूज नहीं रह गया वहां। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करते हैं वो ये है कि जैसे आपको पता होगा SN2 एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। SN2 एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। जो रेट होता है वो RX
और न्यूक्लियोफाइल था, ठीक। तो एल्किल हैलाइड पे तो ज्यादा फर्क नहीं डालेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे डालेगा। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसको चारों तरफ से आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे मान लेते हैं वाटर ही ले लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन से घेर लेगा, समझ रहे हो, चारों तरफ से आपका हाइड्रोजन से घेर लेगा। ये समझ रहे हो, चारों तरफ से हाइड्रोजन से घेर लेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन है वो चारों तरफ से न्यूक्लियोफाइल को घेर लेंगे, उसको सॉल्वेट कर लेंगे, उसको काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देंगे, समझ रहे हो। जो इसका न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है ना, इसको काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देंगे। तो स्टेबलाइज करने से क्या होगा, स्टेबलाइज करने से इसकी पावर कम हो जाएगी, राइट। जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज था, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज ना भी हो, लोन पेयर हो उसके पास, तो उस चीज को भी ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम कर देगा, न्यूक्लियोफाइल की पावर कम कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर पावर कम कर दी तो आपका रेट कम हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म का, समझ रहे हो। SN2 मैकेनिज्म बहुत धीमे होने लगेगी फिर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं प्रेफर करते हैं SN2 मैकेनिज्म में। क्यों? क्योंकि वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो आप यूज करोगे, ठीक है, उसको काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी SN2 रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो कौन सा सॉल्वेंट यूज करें फिर, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं सॉल्वेंट, वो यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। कौन से सॉल्वेंट्स? एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, समझ रहे हो, जिनके पास ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, यानी कि एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। APS जिसको कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो मैं आप लोग को बताता हूं जो कॉमनली यूज होते हैं। एक होता है एसीटोनाइट्राइल CH3Cl, ठीक है। दूसरा होता है DMSO यानी कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड कैसा दिखता है? चल, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO, ठीक है। ये कुछ कॉमन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या करेगा, आप ये चीज देखो, ये किस तरीके से आपको SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, ये देखो, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल और DMSO हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे क्या हो रहा है। अब देखो यहां पे सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा आपका। पोलर तो ये भी है, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट जरूर है लेकिन पोलर है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक। आपका न्यूक्लियोफाइल जो था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो रहा था, आपके न्यूक्लियोफाइल को काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा था, चारों तरफ से उसको मॉलिक्यूल्स घेर के सॉल्वेट करके, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा ही होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का हाइड्रोजन के साथ होता है। कभी आप लोग ने एक चीज ये सोची है कि हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों पढ़ाई जाती है, किसी और टाइप की बॉन्डिंग जैसे मिथाइल बॉन्डिंग या कोई सम अदर थिंग, तो ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? कभी कभी ये चीज सोचिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्शियल नेगेटिव का इंटरेक्शन ही है, सेकेंडरी बॉन्डिंग ही है, वो भी, ये भी सेकेंडरी बॉन्डिंग ही होगी। आपको क्या लगता है, न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये क्या इंटरेक्शन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन द थिंग इज, हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे होती है, जैसे आपका एल्कोहल ही ले लेते हैं, CH3OH है, राइट। और ये वाटर के साथ आपका, ये वाटर के साथ ही क्यों करना है, ठीक। इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग दिखाते हैं, है ना। इस टाइप से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों बताई जाती है या ज्यादातर पढ़ाई जाती है या ज्यादातर इफेक्ट डालती है आपकी रिएक्शंस में, इस टाइप का। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, है ना, तो वो भी तो इंटरेक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो
इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अदर सेकेंडरी इंटरेक्शंस। समझ रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अदर सेकेंडरी इंटरेक्शंस, तो इसलिए वो काफी ज्यादा इफेक्ट डाल देते हैं आपकी रिएक्शंस में, आपके मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है। अच्छा, यहां पे नो डाउट डेल्टा प्लस इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, लेकिन इस लेवल का नहीं करेगा कि इस न्यूक्लियोफाइल को इतना ज्यादा डीएक्टिवेट कर दे। बेसिकली समझ लो, इस लेवल का इंटरेक्शन ये नहीं होगा कि इतना ज्यादा स्टेबल कर दे न्यूक्लियोफाइल को कि उसकी पावर कम हो जाए। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि न्यूक्लियोफाइल जब वाटर के साथ था, तो जिस तरीके से डीएक्टिवेट हो रहा था वो चीज यहां पे नहीं होगी। ठीक है, डीएक्टिवेट होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा। वाटर के केस में या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में काफी ज्यादा डीएक्टिवेट हो जा रहा था, उस न्यूक्लियोफाइल की पावर बहुत ज्यादा कम हो जा रही थी, इस वजह से उसकी SN2 की रेट कम हो जा रही थी। यहां पे ऐसा नहीं होगा पहली चीज तो, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल की पावर कम हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, क्योंकि पोलर है तो आपको याद हो जो SN2 में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का क्या बनता है? हम लोग का बनता है ट्रांजिशन स्टेट X। ठीक, क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसपे यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया। ठीक, और दूसरी चीज आप देखो, जो ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि पोलर है, वैसे ट्रांजिशन स्टेट सारी पोलर होती हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी पोलर है, आपका मॉलिक्यूल भी पोलर है, आपका जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है। ठीक, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो पोलर को स्टेबलाइज करेगा। तो बेसिकली बात क्या आई, आपके न्यूक्लियोफाइल को उसने स्टेबलाइज नहीं किया इतना, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाया, SN2 मैकेनिज्म दे पाया, राइट, लेकिन उसने ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो पोलर होती ही है, आपका सॉल्वेंट भी पोलर है, राइट, तो सॉल्वेंट पोलर की वजह से आपका ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबलाइज होगा। तो एक और फैक्टर बढ़ गया आपके SN2 को फेवर करने में, राइट। SN1 में कैसे फेवर कराते थे? SN1 में फेवर इस तरह कराते थे कि जितनी आसानी से कार्बोकैटायन बन जाए उतनी आसानी से SN1 हो जाएगी। सेम चीज यहां भी तो है, जितनी आसानी से आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन जाए उतनी आसानी से आपका SN2 हो जाएगा। तो पहली चीज, न्यूक्लियोफाइल को की पावर उसने नहीं घटाई तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाया। दूसरी चीज, जो ट्रांजिशन स्टेट है, बिकॉज योर सॉल्वेंट इज पोलर, इट विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट के बनने की चांसेस बढ़ जाएंगी। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट की बढ़ने की चांसेस बढ़ गई तो आपका SN2 फेवर हो जाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से सॉल्वेंट पे SN2 या फिर SN1 डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन पे आपका SN2 फेवर करता है। अच्छा, एक ग्राफ में आपको और बता देता हूं, जो बेसिकली कि सॉल्वेंट बदलने से आपका SN2 का जो एनर्जी प्रोफाइल का ग्राफ है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, वो मैं आप लोग को और बता दूं, फिर SN2 का टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो जो ग्राफ होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होगा कि ये है एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ ही है, यहां पे आपकी रिएक्शन होगी इस एक्सिस पे, यहां पे आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, ठीक है, अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं तो हमारा जो ग्राफ आएगा एनर्जी प्रोफाइल का SN2 के केस में वो ये आएगा। ठीक, वो कुछ ये आएगा। अगर मैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, अगर मैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो कुछ ये आएगा। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके का आएगा। देखो फर्क क्या आया। ठीक, ये जो ये वाला है सॉलिड वाला, सॉलिड लाइन वाला, ये किसके लिए है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए।
जो डॉटेड वाला है वो किसके लिए है, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। देखो फर्क किधर आया कि जब मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, यहां पे आपका रिएक्टेंट है, ठीक, यहां भी आपका रिएक्टेंट रहेगा, ठीक। फर्क देखो किधर आया, रुको मैं पूरा बना दूं फिर बताता हूं। एक तो ये, ठीक, और एक ये। अगर आप देखो, ठीक है, तो क्या समझ में आया, ई डैश एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन। फर्क देखो समझ में आया ना, कि जब मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी थी ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है, इस जगह पे पीक पे। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया मैंने, तो जो मेरा ट्रांजिशन स्टेट बनने की एक्टिवेशन एनर्जी थी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ती आपके रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, वो ज्यादा होती एज कंपेयर्ड कि जब मैंने ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। समझ में आया? जब एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की मैं रिएक्शन करा रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन स्टेट इज मच हायर एज कंपेयर्ड व्हेन आई यूज एन ए प्रोटिक सॉल्वेंट इन एन SN2 रिएक्शन। समझ में आया? जब SN2 रिएक्शन करा रहे थे तो जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट था, जब वो लिया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर्ड कि जब मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, राइट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, तो फेवर हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म और आसानी से होगी, राइट, SN2 मैकेनिज्म और आसानी से होगी क्योंकि हमको एनर्जी कम देनी पड़ रही है। जब हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तब SN2 मैकेनिज्म कराने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ रही है। जब हम लोग SN2 मैकेनिज्म करा रहे हैं लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से करा रहे हैं, हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि ज्यादा है। तो फेवर कौन करेगा, कौन सा सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म ज्यादा आसानी से देगा, ज्यादा फेवर करेगा? आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया? तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट होता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है जब आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, जिसकी वजह से आपके एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, SN2 आसानी से हो जाती है, फेवरेबल होती है, बिना किसी दिक्कतों के आराम से हो जाती है। समझ में आया? तो ये थी सारी बातें आपकी SN2 मैकेनिज्म के बारे में। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई हो। जो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई वो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को अच्छे से डिटेलिंग में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।